आपकी गुजारत है आशिया ना? आज डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर मुजीबुल हक साहब आ जाते हैं। कल मैंने वो एटम के मुतालिक बताया था ना, किस तरह उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसका साइज असल से जो बहुत बड़ा दिखाई देता है। उस पर मुझे किसी ने इशारा किया इस बात की तरफ कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि अकेला एक एटम घूमता रहता है बाहर। ये दुरुस्त नहीं है। वो तो लोगों को तो ज़्यादा इल्म नहीं है, इसलिए सरसरी ऐसे लोगों के लिए बात की जाती है कि अमूमी तसव्वुर पैदा हो जाए, वरना उसकी तफसील तो बड़ी गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है। ऑर्बिट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह सूरज के गिर्द ऑर्बिट्स हैं और मुख्तलिफ सैयारे मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी अलग अलग हैं और तादाद भी उनकी मुख्तलिफ है और ऑर्बिट्स भी मुख्तलिफ हैं। और सबसे आखिर का जो ऑर्बिट है उस पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ये फैसला करते हैं कि कितनी इसकी वैलेंसी है और कितने और एटम्स के साथ ये ताल्लुक़ बांध सकता है। 4 वैलेंसीज तक होती हैं, यानी एक चीज़ अगर हाइड्रोजन के 4 एटम कार्बन के साथ मिल जाएं तो ये दोनों मुतमईन हो जाएंगे और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। मगर इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखें कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों पर घूम रहे होते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है जो दिलचस्पी की लायक है कि इनका जो स्पिन है, एक तो ये कि वो इतना तेज़ है कि वो धुआं सा दिखाई देगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिखाई भी दे तो, क्योंकि 1,86,000 मील की रफ्तार से एटम जैसे छोटे ज़र्रे के इर्द गिर्द कोई चीज़ घूमे तो अंदाज़ा करें कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती होगी। तो वो चक्कर समझ लें या एक फ्लैश है बिजली का, हर वक्त रहता है वहाँ, और इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत मालूम नहीं हो सकती। मगर जो ख़ास तौर पर याद रखने के लायक बात है वो ये है कि इनका स्पिन या दाईं तरफ होता है यानी क्लॉकवाइज, या बाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। और ये बहस लंबी है कि किस तरह पता चलता है कि दाईं तरफ घूम रहा है एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दाईं तरफ घूम रहे हैं या बाईं तरफ। और एक ही चीज़ के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जिन ज़र्रों से बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से, उनमें सब में राइट स्पिन है और जो लेफ्ट स्पिन वाले हैं उनको ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ तक कि अगर मसलन शुगर है, उसका एक फार्मूला है C12H24O12 है, क्यों जी? 5 C12H24O12, ये शुगर का फार्मूला है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो ग्लूकोज हैं उनका C6H12 और O6 होता है। ठीक, तो इसलिए इसका डबल होता है शुगर का। ठीक है, यही होगा जी। मगर जो भी हो, शुगर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो राइट स्पिनिंग हैं, उनका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यही केमिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले भी मौजूद हैं। अगर उनसे शुगर बनाई जाए जो बहुत महंगी बनती है, यानी लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज की जाए, तो वो शुगर अगर एक इंसान खाएगा तो उसको मज़ा मीठे का आएगा और एक ज़र्रा भी उसका, एक एटम भी जज़ब नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी उसको कबूल नहीं करती। अब शुगर हैं दोनों, फार्मूला एक है, लेकिन एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके घूमने ने ये फैसला किया है कि ज़िंदगी उसे कबूल करेगी कि नहीं। और जो रॉन्ग स्पिनिंग हैं
उनको ज़िंदगी जज़ब नहीं करती, हालांकि मज़ा मीठे का आएगा, तमाम प्रॉपर्टीज़ मीठे वाली हैं, लेकिन सिर्फ स्पिन से फ़र्क पड़ जाता है। और मुख्तलिफ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके वज़न मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, इसलिए कि उसके अंदर जो मरकज़िया है उसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है अकेला, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन होगा तो आइसोटोप बन जाएगा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और हीलियम में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन बाद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एलिमेंट वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, और उनको आइसोटोप्स कहते हैं। उनका वजन वही होता है। मसलन कार्बन 12 है, कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन की तादाद वही रहती है, अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। यही होता है। हाँ, न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वजन डबल हो जाता है। न्यूट्रॉन पता किसको कहते हैं? नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसमें दोनों इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। अच्छा, और मिलकर नेगेटिव कर देते हैं एक दूसरे को, नलिफाई, चार्ज के लिहाज से जीरो कर देते हैं। प्रोटॉन वो सबसे छोटा ठोस जर्रा जिंदगी का है जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके मुकाबले पर उससे बहुत ही हल्का एक इलेक्ट्रॉन का जरा नेगेटिव चार्ज वाला है। प्रोटॉन अगर मरकज में एक होगा तो उसके गिर्द उसी की कशिश से इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूमेगा। अगर वो क्लैप्स हो जाए इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना देगा। बस मुख्तलिफ जो वजन किए जाते हैं कि फलां की चीज़ का इतना वजन है, फलां चीज़ का इतना वजन है, उसको प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन के वजन से नापा जाता है। और जहाँ तक उसका केमिकल शक्ल का ताल्लुक है, क्या चीज़ है वो सिर्फ प्रोटॉन से पता चलती है। मसलन कार्बन मैंने बताया ना, उसके 12 प्रोटॉन्स हैं अंदर और 12 इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहे हैं। अगर 2 न्यूट्रॉन्स और हो जाएं उसमें तो वजन उसका दो हिस्से बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन करीबन बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन का तो वजन कोई होता ही नहीं करीबन। उसको कहेंगे कार्बन 12 ना कार्बन 14, यानी उसको 12 की बजाय उसके अंदर 14 मरकज़ी मौजूद हैं, और उसी निस्बत से उसका वजन बढ़ जाता है। इसमें हो सकता है मेरी याददाश्त की वजह से कुछ पुरानी बातें पड़ी हुई हैं, गलती हो गई हो, तो इसलिए ना इसमें घबराने की ज़रूरत है ना दुरुस्ती की ज़रूरत है। जिसको शौक़ होगा वो देख लेगा, मगर अमूमी तस्वीर यही है जो मैं बता रहा हूँ कि हर मादे का अपना एक वज़न है, और उसका वज़न बदलने के साथ ज़रूरी नहीं कि उसकी सिफ़ात बदल जाएं, यानी उसकी हैसियत, उसकी ज़ात बदल जाए। अगर प्रोटॉन्स बदलेंगे और उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स भी बदलेंगे तादाद के लिहाज से, तो एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। मसलन मरकरी और गोल्ड में एक प्रोटॉन का फ़र्क है। अगर एक प्रोटॉन ज़ायद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो मरकरी गोल्ड में, गोल्ड मरकरी में तब्दील हो जाता है। इसी तरह नीचे से ऊपर तक इन्होंने टेबल बनाई हुई है। जो बहुत हैवी एटम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स और उतने ही तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटॉमिक बम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और एटॉमिक बम में होता यह है कि जिस तरह आप चूड़ी तोड़ें तो एक होता है ना, चूड़ी में कहते हैं इसकी मोहब्बत निकलाई बीच में से, टुकड़ा एक टूट के बीच में रह गया। वो जो बीच का टुकड़ा है वो ज़िया हो जाता है, एनर्जी बन जाता है। मसलन एक एटम का वज़न 96 है फ़र्ज़ करें, जिसका मतलब है उसका जो मरकज़िया है वो 96 ज़र्रे रखता है, बहुत बोझल है।
उसको अगर आप तोड़कर 2 छोटों में तब्दील कर दें तो एक बन जाए 30 और दूसरा बन जाए 61, तो क्या मतलब बना इसका? कितना बीच में से ज़ाया हो गया? 5। तो जो 5 हैं वो बीच के ज़र्रे, वो ना इधर गए ना उधर गए, वो फ्री एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं और वो एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी है। एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा सख्त एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब की है। उसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और वो एक अलग बहस है कि उससे क्यों ज़्यादा एनर्जी हाथ आती है और क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है, मगर वो करीबन सब का सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे एलिमेंट जो बनते हैं उसमें जो बची हुई एनर्जी का क्वांटम है वो एटॉमिक बम की दूसरी एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो ये अंदरूनी तस्वीरें हैं ज़िंदगी की। अब ये जो लोहा है, इसको हाथ लगाया मैंने, कितना सख्त है। ये लकड़ी नाखून से छिलेगी भी नहीं, लेकिन इसका हर जर्रा अंदर से खोखला है और इतना खोखला है कि जैसा कि मैंने बयान किया, एक हॉल के गिर्द मक्खी घूम रही हो या बहुत सी मक्खियां घूम रही हो और उनकी जो बैरूनी सतह है घूमने की, वो इसका साइज बना रही हो। अगर वो मक्खी क्लैप्स करके खुलिये पे आ पड़े, अपने मरकजिये पे आ पड़े, तो हॉल एक मक्खी के बराबर हो जाएगा। बीच में सब खला है। ये जो खला वाला बड़ा हुआ हुजम है, ये हम देखते हैं और इसी हुजम की वजह से, मगर इसमें इतनी तेजी है उसके उनके घूमने में और इतनी सख्त ताकत है उसको रेजिस्ट करने की कि आप किसी जगह भी उंगली लगाएं तो पत्थर की तरह सख्त चीज़ों में और नरम चीज़ों में कुछ नरम, लेकिन उनकी बैरूनी सतह को आप चीर के अंदर नहीं जा सकते। नरम से नरम चीज़ भी हो, वो इसलिए नरम होती है कि उनके आपस के खला होते हैं बाहर के, अंदरूनी तौर पर उसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो एटम का शेल है, ये अल्लाह ताला फरमाता है हमने अतखना कुल्ला शैन, हमने जो तख्लीक की है उसमें हर चीज़ को अतखन किया है। अतखन का मतलब है नहायत ठोस और मजबूत और इम्परवियस बनाया है, उसके अंदर कोई चीज़ नफूज नहीं कर सकती। समझ गया? ये है सूरत। तो ये तफसीली लेक्चर देने का मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था, ना कोई इसकी तैयारी की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले चूँकि सरसरी जिक्र गुजरा था, मुझे किसी ने कहा कि शायद लोगों को बहुत ही ज़्यादा सरसरी ख्याल आया हो, तो कुछ इसकी वजाहत हो जानी चाहिए। अब ये मुख्तलिफ एटम्स जो जिस तरह मैंने बताया साइज़ रखते हैं, अगर ये सूरज क्लैप्स कर जाए मिसल अपनी ज़ात पर और इसके सब खला दूर होकर तमाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिल जाएं, तो सूरज का एक ड्वार्फ बौना बन जाएगा जो सूरज के मुकाबले पर इतना छोटा होगा कि आप दौड़ के उसके गिर चक्कर भी लगा सकते हैं। और इसी से फिर अगले कदम के ऊपर जाके ब्लैक होल्स बनते हैं। पहले ड्वार्फ स्टार्स बनते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, फिर एटम्स एक दूसरे को घूंट कर उन पीस डालते हैं जो अंदर उसके जो भी खुदा तआला ने अंदर रखे हुए खला, वो भी इसके इतना जोर के साथ एक दूसरे में गायब होते हैं कि धंसते हैं कि गायब हो जाते हैं। और अगर उसका एक छर्रा ब्लैक होल का ज़मीन के साथ तोला जाए एक तरफ, तो ज़मीन उसके सामने यूं उछल जाएगी, यूं हल्की हो गए कि उसकी कोई हैसियत नहीं। वहाँ एक छर्रा होगा और इस तरफ वो ज़मीन, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिस पे वो छर्रा रखा जा सकता हो। ये फर्जी बातें हैं लेकिन हकीकत है। हिसाबी तसव्वुर से आ सकती है लेकिन वैसे हकीकत है। तो इस पहलू से अब आपको होम्योपैथी की स्टडी करनी चाहिए कि खुदा की कायनात कितनी हैरत अंगेज़ और लतीफ़ दर लतीफ़ है। और ये एटम जो है छोटे से छोटा,
ये भी होम्योपैथिक दवा में बाकी नहीं रहता जब हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं। बस जो रहता है वो अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या चीज़ है। ट्यूबरकुलिनम बोविनम, ये बर्नेट ने सिल के मादे से दवा बनाई थी, उसका नाम ट्यूबरकुलिनम है, और बर्नेट ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है और उसी के हवाले से आगे फिर होम्योपैथ इसके असरात की बातें करते हैं। और कैंट ने भी इसको दवा को बहुत अहमियत दी है। इसकी जो बुनियादी सिफ़ात हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, इससे आपको दूसरी सिर्फ इससे बरह रास्त ताल्लुक़ वाली बीमारियों में नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों में भी बहुत मदद मिलेगी। नोजोड कहेंगे इसे? ये नोसोड है, नोजोड या नोसोड। हाँ। नोजोड का मतलब है कि किसी बीमारी के गंदे मादे से, उसके ताफुन से कोई दवाई बनाई जाए और उसको अगर बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ कर दिया जाए, होम्योपैथिक में तब्दील कर दिया जाए, तो असल गलाजत या गंदगी का कोई ज़र्रा बाकी नहीं रहता, लेकिन उसकी याद एक ताकत बनकर मौजूद हो जाती है। इसलिए उससे फिर उस वैसी बीमारियां, मिलती जुलती बीमारियां दूर करने में मदद ली जाती है। समझ गए? ये आमतौर पर 200 ताकत से कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कभी भी नहीं की, लेकिन बाद लोग 30 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा बेहतर है नोसोड्स को 200 या ऊपर की ताकतों में इस्तेमाल किया जाए। 1000 का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, 10,000 लाख में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस दवा के मुतालिक कैंट का ये दावा है कि अगर 1000, 200, 1000, 10,000 और फिर 50,000 और फिर 1,00,000, इन ताकतों में 2-2 खुराकें वक्फों से दी जाएं तो ऐसे शख्स को फिर कभी सिल नहीं होती। हाँ, वो सिल के मरीज़ों में उठे बैठे, सांस ले, खाए पिए, उनकी छींकें जज़ब करे, उनका कैंट का ये दावा है कि ऐसे मरीज़ के लिए हमेशा के लिए इम्यूनिटी हो जाती है। और इसी अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए वो ये मशवरा देता है कि वो मरीज़ जिनमें सिली इलामतें पाई जाती हों, ख़ास सिल ना भी हो, और ऐसे मरीज़ जिनमें बाज़ दफ़ा सिली इलामतें ना पहचानी जाएं मगर एक इलामत मौजूद हो कि एक मर्ज़ एक दवा से कुछ शफा पाती है और फिर लौट आती है और तशख़ीस दुरुस्त है, और बार बार वो दवा आप देते देते थक जाते हैं लेकिन मर्ज़ की जड़ नहीं उखड़ती, ऐसे मरीज़ों में किसी नोसोड की ज़रूरत पड़ती है। और कैंट के नज़दीक ये नोजोड ट्यूबरकुलिनम ऐसे मरीज़ों में दिफाई ताकत पैदा करने के लिए, ताकि मिलती जुलती दवाएं फिर काम करें और मुस्तकिल काम करें, बहुत अहमियत रखता है। और वो जितनी इसकी तारीफ़ करता है उससे लगता है कि अगर रूटीन में भी बाज़ नज़लाती मरीज़ जिनको आदतें हों नज़ले की और इस किस्म की लंग्स की कमज़ोरियाँ, दमा वगैरह, उनको अगर ऊंची ताकत में ये दे दी जाए तो कोई हरज नहीं, और 1000 रिपीट कर दी जाए 10-15 दिन के वक्फे से, और फिर 10,000 भी कुछ अरसे के बाद 2 महीने के वक्फे से मसलन दोहरा दी जाए तो अमूमन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और दवाओं की बीमारियों की शिफा में मददगार हो जाएगा। ये क्या कोई और फॉर्म इसके अंदर दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? ये तो एक गहरा रद्द अमल जिस्म में पैदा करती है, और दूसरी दवाएं अगर इलामतें मौजूद होंगी तो काम करेंगी, वरना वो मीठा खाने वाली बात होगी।
इसको वो एंटीसोरिक लिखते हैं डॉक्टर्स। एंटीसोरिक क्या होता है जल्दी अमराज में जी? सोरा कहते हैं, सोराइसिस से लफ्ज बना है। जल्दी अमराज। जिल्दी अमराज, वो जिल्द पर जाहिर हों या अंदर हमला करें, लंग्स पर जाहिर हों, वो सारी सोरिक अमराज कहलाती हैं और इसको एंटीसोरिक कहा जाता है। लेकिन बर्नेट इसको इसरार करता है कि इसको अपनी ज़ात में एंटी ट्यूबरकुलर की कैटेगरी में दाखिल करना चाहिए। वो कहता है ये अपनी ज़ात में एक कैटेगरी है। तो आमतौर पर होम्योपैथ 3 तकसीमें करते हैं, एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक। वो समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर इन बीमारियों का कोई न कोई दखल मौजूद है और मरीज़ को शफा देने के लिए कभी एक की कभी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सी दवाएं हैं जो तकसीम हो गई हैं इन क्लासेस में। एंटीसाइकोटिक वो दवाएं हैं जिनका सुजाकी अमराज से या गोनोरिया से ताल्लुक़ हो और वो बीमारी हो या ना हो उसके बदअसरात नस्लन बदा नस्लन भी कहते हैं मौजूद रहते हैं। उनका इलाज एंटीसाइकोटिक दवाओं से करना पड़ता है, फिर दूसरी मर्ज़ें इलाज के लिए आसान हो जाती हैं। एंटीसिफिलिटिक, सिफिलिस वाली बीमारियां जो उनको किसी ज़माने में बाज़ दफ़ा यूरोप में और अमेरिका में ऐसे अदवार आए थे कि कम बेश हर शख्स को सिफिलिस हो गई थी क्योंकि बदअखलाकी आम थी और सिफिलिस की बीमारी बड़ी मोहलिक और तेज़ी से फैलने वाली है। फिर वो दौर आया जब मुख्तलिफ दवाओं से वो कंट्रोल में आ गई। लेकिन अब जो रिसेंट रिसर्च हुई है एलोपैथिक, उससे वो हैरतज़दा रह गए हैं ये मालूम करके कि 200-300 साल पहले भी अगर सिफिलिस किसी के खून में दाखिल हुई है तो उसकी औलाद में आज भी उसका एहतमाल मौजूद है। एहतमाल इस तरह वो कहते हैं कि जिन लोगों को एड्स हुई उनकी सारी हिस्ट्री सिफिलिस से बिल्कुल पाक थी, लेकिन एड्स के मरीजों में सिफिलिस जाहिर होनी शुरू हो गई। जिसका मतलब यह है कि अगर बीमारी रूह में बहुत गहरी उतर जाए तो अंदर वैसी मिलती जुलती बीमारियों को भी अंगेख्त करके उनको भी साथ उठा देती है। तो मादा मौजूद था तो वो बाहर आई है, वरना कोई भी जरासीम उसके साबित नहीं थे। तो ये जो आजकल की दरियाफ्तें हैं ये होम्योपैथिक पर अच्छी मुस्बित रोशनी डालती हैं और इस तरीके इलाज पर इंसान का ईमान बढ़ता है। एक चीज़ जो इसमें मौजूद है सिर्फ लेकिन कम इस्तेमाल हुई है बाहर, वो है इंटरमिटेंट फीवर, जिनमें सबसे नुमायाँ मलेरिया है। इंटरमिटेंट उन बुखारों को कहते हैं जो मौजूद रहते हैं जिस्म में लेकिन वक्ती तौर पर दब के ज़ीरो हो जाते हैं, यानी अपने टेम्परेचर जो इंसान का जिस्म का है अगर वो 98.6 है मसलन, तो वहाँ तक पहुँचकर उससे भी नीचे बुखार उतर जाता है और डॉक्टर या देखने वाला समझेगा कि बुखार ने पीछा छोड़ दिया। लेकिन दोबारा फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा वक्फ़ों में 4 दिन के वक्फे भी होते हैं मलेरिया में, वो दोबारा आ जाता है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट, पीछा छोड़कर फिर दोबारा अंदर से ज़ाहिर हो जाए। ऐसे बुखारों में ये दवा बहुत मुफीद है अगर दूसरी रोज़मर्रा की दवाएं पूरा काम ना करें। मलेरिया के सिलसिले में मैंने आपको बताया था, कौन सा इलाज बताया था बहुत अच्छा है, एक आर्नी का ऊंची ताकत में प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा आर्सेनिक 1000 में
या छोटी ताकत में भी मलेरिया में बहुत मुफीद है। अगर मलेरिया टूट रहा हो जब पहला बुखार, उस वक्त दिया जाए। और उसके अलावा और कौन सी दवाएं बताई थी? ब्रायोनिया रस्टॉक्स 200 में एक दूसरे के बाद दिया जाए जब इब्तदा में अलामतें ज़ाहिर हों और जिस्म में दर्दें और हड्डियां कच्ची कच्ची और खाने को दिल न चाहे, हल्की हल्की मतली, ये अलामतें पैदा हों तो ब्रायोनिया और रस्टॉक्स को बार बार देने से अक्सर औकात वो मलेरिया बनता ही नहीं और शुरू में ही वो मरीज़ ठीक हो जाता है। ये जो दवाएं हैं, ये और भी हैं बहुत सी जो मलेरिया में काम आने वाली हैं। अगर वो दवाएं काम करें और फिर दोबारा मरज़ दोबारा वापस आए, फिर काम करें और पीछा ना छोड़े मरज़, तो उसके लिए ये दवा बेहतरीन बताई जाती है। यानी ट्यूबरकुलिनम ऐसे मरीज़ों को मलेरिया से कुलियतन बचाने के लिए, मुकम्मल शफा देने के लिए बहुत अच्छा असर रखती है। लेकिन बाज़ डॉक्टर मलेरिया के दौरान आमतौर पर भी कहते हैं कि ये दवा मलेरिया तोड़ है। मुझे इसका ज़ाती तजर्बा कभी नहीं हुआ, लेकिन सुनने वाले सुन के तजर्बा कर सकते हैं। कैंट ने 200 नहीं शुरू किया हुआ। कैंट ने एक और जगह बेसिलिनम में 200 लिखा हुआ था, लेकिन ट्यूबरकुलिनम के मामले में वो लिखता है कि 10,000, 50,000 और सीएम, ये 3 खुराकें हैं जिनको दोहराकर इस्तेमाल किया जाए लंबे वक्फे से, तो ये सिल्ली अमराज की बीखकनी कर देती हैं और आइंदा नस्लों को भी इसके बदअसर से बचा लेती हैं। एडेनॉइड्स में भी बहुत मुफीद है ये। ट्यूबरकुलर ग्लैंड्स जो यहाँ दाएं भी, जिसको हम खिंजीरें कहते हैं उर्दू में, उनके लिए भी ट्यूबरकुलिनम बहुत मुफीद है। और भी दवाएं काम आ सकती हैं, मगर ट्यूबरकुलिनम से बात शुरू करनी चाहिए। इसमें एक इलामत ऐसी है कि हर वक्त किसी और जगह जाना चाहता है मरीज, और ये ख्वाहिश कि मैं कहीं और जाऊं, ये और भी बाज़ दवाओं में पाई जाती है। मैंने बताया था किसमें? आर्निकम, ठीक है। सूजा में भी है ये बात, आर्निकम में भी है कि, लेकिन अगर वहीं बैठे हुए करवट बदलना हो और बेचैनी हो तो वो आर्सेनिक है या रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स और आर्सेनिक का फर्क जानते हैं क्या है? रस्टॉक्स में जो बेचैनी है वो दर्द की वजह से है। एक करवट जब इंसान लेटता है तो कुछ देर में वहाँ दर्द ठहर जाती है और हरकत से उसको कुछ सुकून मिलता है, तो करवटें बदलता है या जगह बदलता है अपनी ठहरी हुई दर्द को मुंतशिर करने के लिए। मगर आर्सेनिक में दर्द से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि बेकरारी और बेचैनी से ताल्लुक है। और उसमें मरीज सिर भी मारता है, अगर जिस्म हरकत ना कर सके तो सिर हरकत करता रहेगा। बेचैनी है जो दरअसल हर चीज़ का मजहर है और उसकी जान है, आर्सेनिक की पहचान है। और आर्निका में ये ख्याल कि मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ अच्छा रहूँगा। जिस्मानी दर्दें भी हैं, लेकिन दर्दों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हरकत से, लेकिन ये ख्याल कि मैं उस जगह जाके अच्छा हो जाऊँगा, वहाँ जाके अच्छा हो जाऊँगा, ऐसा मरीज़ सफ़र करता रहता है। वो दर्द के ताल्लुक़ में ऐसा करता है। उसकी जिस करवट भी लेटे वो सख्त नजर आती है, वो समझता है नरम बिस्तर भी वो पत्थर है, तो इसके साथ कुछ उसका ताल्लुक है। वो समझता है ये जगह ठीक नहीं है, किसी और जगह जाऊं तो मुझे आराम आएगा। लेकिन ये जो दवा है इसमें कांस्टेंट डिजायर है, एक ख्वाहिश है कि मैं जगह बदलूं और कहीं और चला जाऊं। शुअरा में बाज़ गमों के असर से इसी किस्म की ख्वाहिशें पैदा होती हैं
जैसे गालिब कहता है, रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, क्या है और क्या है उसमें, हम नवा कोई ना हो, हम जुबान, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबान कोई ना हो। एक मिनट और है, बेदरो दीवार साई घर बनाया चाहिए, कोई हम साया न हो और पासबां कोई न हो। ख्याली बातें हैं, अगर जाओ तो शायरों को मुसीबत पड़ जाए ऐसी जगह जाए। ये तो अपनी जात में ही अपने आप को पालने के अहल ही नहीं होते, मगर ख्यालात की दुनिया है, तमन्ना है, ये तमन्ना इसमें पाई जाती है। अगर गालिब को एक 10,000 की खुराक दे दी जाती है तो बैद नहीं कि उसकी ये तमन्ना ठीक होती है, मगर उस शेर से हम मालूम हो जाते हैं। इस गजल का कोई और रंग हो जाता है। और एक और शायर ने भी यही बात कही है चांद के हवाले से, तेरे मामूरे में ऐसा भी है गोशा कोई जिसमें इंसान को सताए न तमन्ना कोई, और निश्तर न लगाए गमे दुनिया कोई, काश ऐसा हो तो ए चांद बुला ले मुझको, अपने आगोश तमन्ना में छुपा ले मुझको। और वहाँ जाएगा तो भूखों प्यासों मर जाए और रेडिएशन से तबाह बर्बाद हो जाए, तो ये सब दूर की बातें हैं। उसमें कैलकेरिया फॉस भी इलाज है जी। ये शायर अभी जिंदा ये नहीं, मेरा ख्याल है इस ख्वाहिश के साथ ज़्यादा जिंदा रहने के आसार नहीं, मगर उसको हो सकता है कैलकेरिया फॉस फायदा देती, क्योंकि कैलकेरिया फॉस में भी यही बात पाई जाती है। रोजमर्रा खाने वाली दवा है, लेकिन लोगों को पता नहीं। ये जो ख्याल है कि यहाँ से वहाँ चला जाऊँ, वहाँ से वहाँ चला जाऊँ, ये जो अंदरूनी तमन्ना के तौर पर है, इसमें ये 2 दवाएं याद रखनी चाहिए। इनका जिस्मानी बीमारी से बरह रास्त ताल्लुक नहीं है। एक और बात याद रखनी चाहिए कि बहुत से सिल के मरीज पागल हो जाते हैं और सिफिलिस के मरीज भी बहुत से पागल हो जाते हैं। इन दोनों के पागलपन में एक फ़र्क है। सिफिलिस के मरीज के पागलपन के साथ उसकी गहरी हड्डियों की बीमारियां और गलना, नाक की हड्डियां गल जाना, हाथों की हड्डी नासूर बन जाना, और सर में शदीद दर्द के दौरे, और उसके अंदर कोई ज़ख़म पहुंचते हैं जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है। और सिफिलिस का जो पागल है वो उसका कोई इलाज नहीं, उसके सारा जिस्म ही वो ज़ख्मों से चूर हुआ होता है। लेकिन सिल का पागल बाज़ दफ़ा वायलेंट भी होता है, बाज़ दफ़ा खामोश भी होता है, लेकिन कमज़ोर और बिल्कुल खोखला हो जाता है। वह ऐसी औरतें हैं जो लंबे अरसे से बीमार हैं, किसी को पता नहीं क्या बीमारी है, अंदर अंदर सिल खा गई है, तो वो जब पागल होंगी तो बाज़ दफ़ा पागलपन के दौरे में जो आम ताकत है उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है, वो वायलेंस भी होती है। वो उस वक्त जबकि दिमाग में जोश पैदा हो, वरना आम हालात में एक तरफ बैठी हुई अपने ख्यालात में खोई हुई या फजूल बातें करती रहेंगी। ज़्यादातर औरतों में ये बीमारी सिल के पागलपन की देखी गई है। तो इसको अगर पागलपन के ऐसे आसार हों, उसमें ऊंची ताकत में देना हो सकता है एक मरीज़ को पागलपन से बचा ले, लेकिन ज़ाती तौर पर मैंने कभी इसका तजुर्बा नहीं किया, मगर लोग कर सकते हैं। ये इसमें लॉजिक है, बात दुरुस्त दिखाई देती है। कैलकेरिया के साथ इसकी सिर्फ वो बाहर जाने की या दूसरी जगह जाने की तमन्ना मुश्तरक नहीं, बल्कि बहुत सी बातों में ये कैलकेरिया से मिलता है ट्यूबरकुलिनम, जिसका मतलब है कैलकेरिया में भी गहरे ट्यूबरकुलर आसार पाए जाते हैं। और इस पहलू से कैलकेरिया कार्प का जब आप मुताला करते हैं तो सल्फ़र से भी आगे है वो दवा। जहाँ सल्फ़र काम करना छोड़ दे, वहाँ कैलकेरिया कार्प उस काम को आगे बढ़ा देती है।
तो हड्डियों के साथ गहरा ताल्लुक है। इसमें सिलसिले में जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि लंग्स के कैंसर के ट्यूबरकुलोसिस में कैलकेरिया इतनी मुफीद नहीं है, मगर जो हड्डियों का ट्यूबरकुलोसिस है उसमें कैलकेरिया सबसे ज़्यादा ताकतवर दवा है। लंग्स में एक फ़ायदा ये पहुंचा देती है कि अगर कैलकेरिया दिया जाए तो जो ट्यूबरकुलर मादे लंग्स में मुख्तलिफ जगह मौजूद हैं उनके इर्द गिर्द ये अंडे की तरह एक खौल सा बना देती है। उस खौल के नतीजे में उसके सिली मादे को बाहर निकलकर दूसरे सेहतमंद लंग्स के हिस्से को ज़ख्मी करने की तौफीक नहीं मिलती और वो इस तरह अंदर बंद होकर रह जाते हैं। लेकिन हड्डियों में एक केस तुम्हें तो यकीनी तौर पर इसको मैंने इस्तेमाल करके देखा है, उसको क्योर हुई है अल्लाह के फजल से। इसलिए हड्डियों के मामलात में अगर सिली मादा हो तो उसमें कैलकेरिया इस्तेमाल करके देखनी चाहिए। कैलकेरिया वैसे ही हड्डियां अगर अंदर से खाई जा रही हों, करोड हो रही हों, घुटनों में चिटक पैदा होती है, और भी दवाएं हैं, मगर कैलकेरिया सल्फर और कैलकेरिया का कम्बिनेशन जो बना हुआ है वो बहुत मौसर है इसमें, और दमवी कैफियतों के लिए भी अच्छा है। कैलकेरिया सल्फ एक और बीमारी के लिए जो बहुत मूजी और तकलीफ दे है, बहुत अच्छी दवा है, बताया था मैंने आपको, याद है? दमे भी मुफीद है, लेकिन एपिलेप्सी के मुतालिक तो बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी दवा नहीं है। बस कैलकेरिया कार्ब को स्टडी करना चाहिए, और कैलकेरिया सल्फ भी लंग्स के लिए भी लंग्स पर भी असरअंदाज है, हड्डियों पर भी असरअंदाज है। इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों के एलिमेंट मिले हुए हैं। और दमे के अलावा एपिलेप्सी को जड़ से उखाड़ने में बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि कैलकेरिया सल्फ से बेहतर कोई दवा नहीं है। बाद मरीजों को मैंने शुरू की है देनी और अच्छे असर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं डेटा इकट्ठा नहीं कर सका कि मुआवजे के तौर पर आपके सामने पेश कर सकूं, मगर ये बहुत ही अहम दवा है। अगर कैलकेरिया कार्ब गंदे मादों के गिर्द कोई खौल बना दे, उस वक्त सिलीशिया देना, ये सल्फर ऊंची ताकत देना बहुत मौलिक है। वो उन मादों को तोड़ेगा या उनको अंडों समेत, गंद समेत उन अंडों को बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश करेगा, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा मरीज़ ब्लीडिंग से भी मर सकता है। तो इसीलिए बाज़ एहतियातों का बताया गया है। कैलकेरिया के बाद सल्फ़र कभी नहीं देनी चाहिए। कैलकेरिया के बाद अगर सल्फ़र की इलामतें हों और तकाजा कर रहा है जिस्म, तो उस सूरत में पहले लाइकोपोडियम दे दें। कैलकेरिया के तमाम असरात को वो नरमी के साथ दूर कर देता है और सल्फ़र कबूल करने के लिए जिस्म को तैयार कर देता है। तो कैलकेरिया से इस दवा का ऐसा गहरा ताल्लुक है कि बाज़ डॉक्टर्स के नज़दीक एक दूसरे के साथ अदल बदल के भी दिए जा सकते हैं। कभी बेसिलिनम, कभी कैलकेरिया, कभी ट्यूबरकुलिनम, दोनों एक ही बात है, ट्यूबरकुलिनम या कैलकेरिया। इसमें भी वो डायरिया मौजूद है जो सुबह के वक्त मैंने बताया था कि इंसान को बहुत मजबूर करके गुस्ल खाने की तरफ दौड़ाता है। ये सल्फर में भी है और इसका सिली अमराज से ताल्लुक़ है। अमूमन सुबह के वक्त सिल का मरीज़ अचानक दौड़ता है, हो सकता है रात को वो जो सिली बलगम है वो निकलता रहता हो और अंतड़ियों में उसके नतीजे में वो बीमारी असर कर रही हो जो जमा कर रही है गंद मवाद को, फिर वो एकदम प्रेशर पड़ता है। मगर जो भी शक्ल हो, ये एक पहचान है अमूमन या इलामत है सिली अमराज की। जनरल रिलैक्सेशन
ये इस दवा में पाई जाती है बहुत नुमायाँ। बाज़ लोग मुझे लिखते हैं, बाज़ औरतें लिखती हैं कि सब कुछ यूँ लगता है कि लटक गया है और कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही, मस्कुलर सिस्टम लगता है बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और ये इस दवा में, ट्यूबरकुलिनम में, बहुत नुमायाँ तौर पर मौजूद है। और इसमें एक और बात भी है कि बच्चा बाज़ दफ़ा पेशाब करता है तो उसकी आंत बाहर आ जाती है, इजाबत के साथ बाल बच्चों की आंत बाहर आती है। और इस बीमारी में भी आंत का बाहर आना, और बल्कि पेशाब बच्चे ने किया और आंत वैसे बाहर आ गई, ये बीमारी वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमूमन बच्चों में नज़र आती रहती है, यानी बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन आए दिन नज़र आती है। उसमें ट्यूबरकुलिनम को नहीं भूलना चाहिए, ये अमूमन मुफीद है। और नीचे गिरने के, अज़ा के नीचे गिरने के एहसास में, खा वो मर्दाना अज़ा का एहसास हो या जनाना अज़ा का एहसास हो, उसमें ये दवा बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मेंसेस की इलामतें हैं, बहुत जल्दी हों, बहुत ज़्यादा हों, लंबा अरसा ठहरने वाले हों, या और तकलीफ़ें जिनके साथ दर्दें होती हैं मेंसेस में, इन सब में मुख्तलिफ दवाएँ मुख्तलिफ वक्तों में मैं आपको बताता रहा हूँ। लेकिन ये दवा जो है ये भी काबिल तवज्जो है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हार्ड ड्राई शेकिंग कॉफ जो लंबी और क्रॉनिक हो, आर्जी नज़ले ज़ुकाम के नतीजे में ना हो बल्कि ठहर जाए, उसमें यह दवा मुफीद है। पल्स्टिल्ला भी ऐसी कॉफ को नरम करने में काम आती है। बाज़ दफ़ा स्टेनम दी जाए तो वो खुश्की की तरफ मायल कर देती है बलगम को निकाल के, और उसके बाद अगर पल्स्टिल्ला दी जाए तो वापस स्टेनम में तकलीफ़ कम होती है और बलगम जल्दी उखड़ के निकल रहा होता है। लेकिन पल्स्टिल्ला वो बाज़ दफ़ा उसके नतीजे में खुश्क होकर तो इरिटेशन बाकी रह जाती है, खांसी रहती है, लेकिन बलगम नहीं उखड़ता या होता ही नहीं, इन्फ्लेम्ड हो जाता है सब कुछ। उस सूरत में अगर पल्स्टिल्ला दी जाए तो वो अगर शफा ना भी कर सके तो उसे वापस स्टेनम की हालत में धकेल देती है, और स्टेनम फिर नरमी से उसका इलाज करता है और ज़िंदगी को निस्बतन आसान बना देता है। रिंग वर्म्स एक बीमारी है जो काफ़ी तंग करने वाली है। वो छोटे छोटे दाने बनकर एक चक्कर सा बना देते हैं, और ये रिंग वर्म बालों में हो, सर में हो, तो वहाँ से बिल्कुल बालों को, उतने हिस्से को बिल्कुल उखेड़ देता है। और एलोपेशिया की बीमारी जिसमें बालों के गुच्छे उतरते हैं, रिंग वर्म से मिजाज में बहुत मिलती है। खा रिंग वर्म के नतीजे में हो या ना हो, मगर ये फंगस के नतीजे में गालबन होती है। इसका मिजाज रिंग वर्म से बहुत मिलता है। इसमें मैं आपको पहले नुस्खा लिखवा चुका हूँ, लेकिन उसमें भी बेसिलिनम मैं ज़रूर देता हूँ। और बर्नेट का ये ख्याल है कि रिंग वर्म में बुनियादी वजह सिल्ली मादा है, और अगर किसी को रिंग वर्म, गोल चक्रों वाले वर्म्स की बीमारी हो तो उसको लाजिमन बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम देनी चाहिए। जो मैंने रिंग वर्म में दवाएं मुफीद देखी हैं उनमें ये बेसिलिनम मैं साथ देता हूँ, और नेट्रम्योर 200 में भी मेरे तजर्बे में है कि रिंग वर्म में काफ़ी मुफीद है अगर इसके साथ मिला के दी जाए। इसके साथ फिर वो ट्यूक्रियम है या पिक्रिक एसिड भी
इसमें काफ़ी मुफीद साबित होता है। बाज़ दफ़ा ये दवाएं पूरा काम ना करें तो सुराइनम की 1000 की एक खुराक दे दी जाए, तो उसके असर से जिल्द में अच्छा रद्द-ए-अमल पैदा होना शुरू हो जाता है और ये दवाएं काम करती हैं। सोते में झटके, मसल्स की ट्विचिंग, ये भी इसमें ट्यूबरकुलिनम में एक नुमाया अलामत है, लेकिन इसमें बहुत सी मुख्तलिफ दवाएं काम आती रहती हैं। बाज़ दफ़ा नींद का गलबा हुआ और झोंका आते ही एकदम अंदर से झटका लगता है और ऐसा मरीज़ दिल पर हाथ डालता है और वो समझता है कि दिल फेल होने लगा था या दिल को धक्का लगा है। ऐसे मरीज़ के लिए बेसिलिनम की बजाय ग्राइंडीलिया 30 में बहुत मुफीद दवा है, छोटी ताकत में भी, 6 में भी बहुत अच्छा काम करती है। ग्राइंडीलिया के मरीज़ों में मैंने बहुत देखा है, अगर ये तशख़ीस दुरुस्त हो तो एक ही खुराक मरीज़ को सारी रात आराम से सुलाएगी। और बाज़ मरीज़ों को मैंने ये दिया कि अपने पास रखें, क्योंकि उनको होता था तो वो अपने सफ़र में रखते थे और वो बताते रहे हैं मुझे कि एक ही खुराक खाने से फ़ौरन आराम आ जाता था। लेकिन उसके मुतालिक जो मैंने गौर किया है उसका मैदे से ताल्लुक़ है। मैदे और आसाब, जब मैदे में तेज़ाब ज़्यादा हो और आसाब में तनाव हो तो दोनों के मिलने से ये नींद की ख़ास हालत में झटका लगना, ये इसकी इलामत है ग्राइंडीलिया की। और आम तौर पर डायफ्राम जब धड़क कर दिल की तरफ जाता है तो उस वक्त ये एहसास होता है कि अंदर से कुछ दिल बैठने लगा है, पकड़ा गया है, और ऐसा मरीज़ फ़ौरन दिल को क्लच करता है, हाथों से यूँ पकड़ने की कोशिश करता है और कुछ देर के लिए उसमें जान नहीं रहती। एसिड डेबिलिटी जो मैं बताता रहा हूँ आपको, तेज़ाबी मादा हो तो जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है, उसका हमला भी साथ ही होता है ऐसे मरीज़ पर। तो ये बिल्कुल वाज़ेह पहचान है, इसमें अल्लाह के फजल से कभी भी आपको गलती नहीं लगेगी। लेकिन और भी दवाएं हैं, मसलन आर्सेनिक भी बाज़ दफ़ा ग्राइंडीलिया दिया है, मैं रूटीन में नहीं शुरू कर दिया था मैंने, फिर पता चला कि रूटीन में काम नहीं आता। बाज़ मरीज़ों को आर्सेनिक से ही फ़ायदा हुआ है, बाज़ों को दूसरे दवाओं से, स्टेमोनियम में भी है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम में ये अमूमी मिजाज पाया जाता है। इसमें सारे जिस्म का झटका नहीं है, बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ उज़लात का धड़कना और झटके लगना, लेकिन वो नींद के साथ है ताल्लुक़। बाज़ मरीज़ हैं जो मैंने आपको बताया था, एक करवट लेटे हैं और दूसरी तरफ धड़कने लग गई है, उस तरफ लेटे हैं तो पहली तरफ धड़कने लग गई है। बाज़ ऐसे हैं जिनमें जिस तरफ लेटते हैं वो तरफ धड़कने लग जाती है और उसमें स्पैज़म आ जाता है। इसकी मिसाल सीवीसी फ्यूजा याद है जी, और दूसरे की मिसाल क्या है जिसमें दूसरी तरफ धड़कती है? शुरू में पढ़ाया था, मुझे याद तो थी लेकिन इस वक्त ज़हन में आ नहीं रही। आम दवा में इस्तेमाल किया करता था, हैं? नहीं, नून तो उसमें आता है लेकिन सैंग्विनेरिया नहीं है, नहीं। वो शुरू की दवाओं में आपको मैंने पढ़ाई थी, गैरिकस तो नहीं, क्या? नहीं, कुछ भी नहीं में से। वो दवा ऐसी है जिसमें मरीज़ बेहोश भी हो जाता है और जिस तरफ लेटा है उसकी दूसरी तरफ ऊपर की तरफ पूरी की पूरी धड़कती है और सख्त स्पैज़म्स पैदा होते हैं, और उसका नाम इस वक्त ज़हन से उतर गया है। क्यों सलीम, तुम्हें याद नहीं? मैं कहीं से देखी जी? नहीं। इसमें आपने फरमाया था गैरिकस में करवट बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंखें लरजती हैं, पट्टे फड़कते हैं। हाँ,
इसमें यही फरमाया था हुजूर ने। वो दवा जो है हाँ, वो जब तक याद नहीं आएगी सिर खाएगी। हैं? एग्नेस कास्टिस नहीं 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 इसमें। नहीं, वो तो जब मुझे याद आई तो एकदम साफ हो जाएगा ज़हन बिल्कुल। आपने बताया था उसमें नून भी आता है। क्या नून आता है? जी, एलेंथस भी करता है। क्या? एलेंथस। एलेंथिस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, शंभुकुश नागर भी नहीं है जी। नहीं, ये ना हो कि याद आए तो नून ही नहीं निकले उसमें से। क्या? नहीं नहीं नहीं, नाजा वाजा तो करीब भी नहीं फटकते उसके। जो मैंने इब्तिदा में दवाएं पढ़ाई थी ना, इन्हीं में है हुजूर। उनमें इस पर मैंने बड़ी तफसील से रोशनी डाली हुई है। और ऐसे बच्चे जिनको झटके लगते हों, बेहोश हो जाएं, जी एग्नेस कास्टिस से कब ना। अब तो इतनी दवाइयाँ आप लोगों ने बताई हैं कि कुल्लियतन मामला कंफ्यूज हो चुका है। क्या? इलाज करना मुश्किल हो गया। हाँ जी। बहुत ज़्यादा आ गई। फिर सही चलें, हैं ना? सही हफ्ता सब्र कर लें, ठीक है? ठीक है। मैं तो जाति ढूंढ लूंगा, लेकिन आपको हफ्ते के बाद बताना पड़ेगा। रेनैनकुलस बल्बस याद आ गई है। एक नून नहीं बल्कि दो नून हैं। कौन सी सूर? अचानक याद आई है, रेनैनकुलस बल्बस हमें है। ओह अच्छा, नाम ही पहली दफा सुना हुजूर। वाकई नहीं, कई दवाएं जो पढ़ा चुका हूँ, लगता है आपने पहली दफा नाम सुना है। ये पहली दफा। अच्छा, ये कोई नहीं है। रेनैनकुलस बल्बस है। ठीक है, बहुत अच्छा। निकालो रेनैनकुलस। ट्यूबरकुलोसिस में एक बात ये भी है कि स्टॉर्म से पहले इस मरीज को पता चल जाता है। उसमें भी है, लेकिन इसमें बहुत नुमाया है। जो इसका सबसे नुमाया इसमें फीचर लिखा हुआ है इटैलिक्स में, शॉक्स थ्रू आउट द होल बॉडी। शॉक्स जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, ये मरीज मैंने देखे हुए हैं। रेनैनकुलस में ये बात है कि जिस करवट मरीज लेटा हुआ है उसकी दूसरी तरफ पूरी हिल रही है झटकों के साथ। तो मैंने पढ़ाया नहीं था आपको पहले रेनैनकुलस है? किसी दवाई के जिक्र में बताया है ना? अकेली दूसरी दवाई अच्छा, अकेली ना सही। नहीं, इसकी नहीं थी, दूसरी थी। सुना ही नहीं नाम। नहीं नहीं, वो मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता। रेनैनकुलस में तो बाहर नजर आते हैं झटके साफ। ये नाम नहीं था ना, दूसरा था। नहीं, अच्छा, ये नहीं बताई। कुछ मिलती जुलती है ये ना, नाम वो सही। दूसरी थी। पता तो लग गया ना। ये बदल गया।
सारे जिस्म में झटके। इसमें ज़्यादा बातें नहीं लिखी हुई, उसका जो लिम्स के साथ जो ख़ास अलामत मैं बता रहा हूँ वो इसमें या कहीं मिलती नहीं, मगर एक चीज़ इसने दी हुई है नुमाया तौर पर कि झटके लगते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑलवेज वर्स बिफोर ए स्टॉर्म, ये भी ट्यूबरकुलिनम था। एसिड्स का मैंने आपको बताया था, म्यूरेटिक एसिड शुरू किया था कि नहीं? दिया था ना जी, एसिड्स का ही बताया। म्यूरेटिक एसिड में और आर्सेनिक में और फास्फोरस में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं और उनको अलग अलग पहचान ज़रूरी है और आसानी से हो जाती है। ये जब टाइफाइड टाइप के लो फॉर्म के फीवर्स जो कहलाते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर दें, तो ये कमज़ोरियाँ इन 3 दवाओं के असर से ठीक हो सकती हैं अगर इलामतें मिलती हों। आर्सेनिक में लंबे गहरे बुखार जो गहरी कमज़ोरियाँ पैदा कर दें, उनमें बेचैनी ज़रूर होती है। मरीज़ बहुत कमज़ोर लेकिन सख्त बेचैन, यहाँ तक कि अगर जिस्म ना भी हिलाए तो सर हिलाता रहेगा या आंखें हिलाता रहेगा, बेकरारी उसकी रूह का हिस्सा बन जाती है। एसिड फास्ट की इलामत यह है कि एसिड फास्ट में कमज़ोरी दिमाग से और आसाब से शुरू होती है और रफ्ता रफ्ता फिर वो मसल्स में उतरती है और मरीज़ दिमागी लिहाज से इतना थक जाता है कि वो तवज्जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर में दिल उकता जाता है उसका, वो कहता है नहीं बस करो, मैं थक गया हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं उससे जाता। ऐसे मरीज़ को ज़ोर लगाने से बाज़ दफ़ा सर दर्द भी शुरू हो जाती है। तो एसिड फास्ट का मरीज़ आसाब पहले जवाब देते हैं, सर खोखला हो जाता है और फिर जो जिस्म बेजान हो जाए तो उसमें एसिड फास्ट मुफीद है। एसिड फास्ट अमूमन गंजेपन में भी बहुत मुफीद है। अगर ये अंदरूनी इलामतें कुछ मिलती हों तो सर के बाल झड़ने में एसिड फास्ट को बहुत एक अमल दखल है, उसको रोक देता है। ये एक तीसरी दवाई जो मैंने बताई है वो म्यूरेटिक एसिड है। म्यूरेटिक एसिड की कमज़ोरी जिस्म से शुरू होती है और बहुत देर में दिमाग में मुंतकिल होती है। असाब अपनी जगह मजबूत रहते हैं और जिस्म में जान नहीं रहती, मुंह भी लटक जाता है, जॉज लटक जाते हैं। मरीज़ बिस्तर पे आप तकिए के ऊपर उसका सर बढ़ाकर रखें, वो सिरक कर खुद नीचे उतर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक इलामतें हैं उसकी अंदरूनी जिस्मानी कमज़ोरी की, और इसका म्यूरेटिक एसिड से ताल्लुक़ है। इसमें ऑक्सीपिटल हेडेक इसकी एक नुमाया निशान है, जो पीछे से सर दर्द शुरू होती है और उसकी पहचान ये है कि उसका वीएन के साथ भी ताल्लुक़ होता है। म्यूरेटिक एसिड में अगर सर दर्द पीछे से शुरू होगी तो नज़र भी धुंधला जाएगी और इससे फिर वो पहचानी जाती है। बाज़ दफ़ा बाज़ दवाओं बाज़ बीमारियों में नज़र आधी रह जाती है, ऊपर की आधी नहीं देख सकता इंसान, ऊपर का आधा नहीं देख सकता या नीचे का आधा नहीं देख सकता या दाएं या बाएं का आधा नहीं देख सकता। म्यूरेटिक एसिड में अगर ये तकलीफ़ हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऊपर नीचे के प्लेन में नहीं बल्कि ऊपर से नीचे लकीर उतरती है, या दाईं तरफ की नज़र रह जाएगी या बाईं तरफ की रह जाएगी, और उसमें म्यूरेटिक एसिड मुफीद है काफ़ी। लेकिन अगर एक तरफ की आँख में थरथराहट पैदा हो जाए और नज़र जैसे लर्ज़ां हो गई है, यूँ मालूम होता है जैसे देखने वाले को भी पता लग रहा होगा कि मेरी आँख में कुछ चीज़ यूँ हिल रही है, उसमें रेस्टॉक्स चोटी की दवा है। 200 या 200 ना हो तो 1000 बहुत
गहरा असर रखने वाली है और कई ख़तरनाक बीमारियों से बचा लेती है अल्लाह के फजल के साथ। एक ऐसे मरीज़ का मुझे याद है जिसके मुतल्लिक डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नज़र अब खा के बैठेगी, ये ऐसी बीमारी लग गई है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो लरजने लग गया था। हर चीज़ पहले एक तरफ से शुरू हुई, दूसरी तरफ में आ गई और करीबन 10-15 दिन डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस मरीज़ा को मैंने रस्टॉक्स के ऊपर रखा 200 पे, और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, वो चंद दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। और ये वाक़या है करीबन 13-14 साल का, और अब तक ठीक है नज़र, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये दवाएं अगर सही याद हों आपको तो मौके पर खुदा ताला के फजल के साथ कई किस्म की तकलीफ़ों और बीमारियों से जो आगे बढ़ सकती हैं निजात मिल जाती है। हाँ जी, अब कुछ बात पूछनी है तो पूछ लें, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। ये जो मैंने आपको बताया था ना यूरिनेटिंग के साथ, वो जो प्रोलेप्स है ट्यूबरकुलिनम का, उसमें गलती से मैंने कह दिया था कि पेशाब के साथ वो आंतें बाहर आती हैं, वो म्यूरेटिक एसिड की इलामत है। इसको याद सही कर लें इस बात को। उसमें अमूमन गिरावट है, हर चीज़ नीचे गिर रही है, वो हिस्सा भी गिर जाता है, लेकिन बच्चा अगर पेशाब करे और आंत बाहर आ जाए तो उसका इलाज म्यूरेटिक एसिड। अब इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि कहते हैं वक्त ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।